हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में। और ह्यूमन रेस्पिरेशन में हम लोगों ने एक बेसिक लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपने वो लेक्चर अटेंड किया होगा। अगर हमारे कोई भी नए स्टूडेंट डायरेक्ट इसी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले जाकर ह्यूमन रेस्पिरेशन का जो बेसिक लेक्चर कंप्लीट करवाया गया है उसको सबसे पहले देखें। तब जाकर इस क्लास को आप रेगुलर कर लेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप किसी भी कंसेप्ट को एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो आपकी कंसेप्ट को पकड़ अच्छी बन जाती है। आई होप कि आपने हमारी बात समझ गए होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म आदित्य साइंस कंसेप्ट पर। और आज हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेशन को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए, अपने सुंदर सुंदर हाथों से सुंदर सुंदर राइटिंग के साथ अपना नोट्स अवश्य बनाएं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेशन में हम लोगों ने बेसिक लेक्चर में पढ़ा था कि श्वसन मार्ग क्या होते हैं, यानी कि वायु किस किस मार्ग से होकर गुजरता है। उन सभी मार्ग के बारे में हम लोगों ने अच्छे ढंग से पढ़ लिया था। पिछले क्लास में हमने नेजल कैविटी के बारे में अच्छे ढंग से पढ़ा, फेरिंग्स के बारे में पढ़ लिया, लेरिंग्स के बारे में पढ़ा, ट्रेकिया के बारे में पढ़ा और लंग्स के बारे में पढ़ा। यहाँ तक हमने पढ़ा था। लेकिन लंग्स की कुछ और भी बेसिक चीजें आपको जानना जरूरी है, तो हम लोग आज लंग्स पढ़ेंगे। और लंग्स के साथ साथ ब्रीदिंग के भी कंसेप्ट को, उसके मैकेनिज्म को, उसकी क्रियाविधि को हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। आइए। तो आप हेडिंग डाल लेंगे सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के बारे में, कि श्वसन तंत्र क्या है। अगर आपको श्वसन मार्ग समझ में आ गया तो अब आप श्वसन तंत्र को भी बेहतर ढंग से समझ जाएंगे। श्वसन तंत्र, जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र का अर्थ है कि श्वसन में भाग लेने वाले वो सभी अंग, श्वसन में भाग लेने वाले वो सभी अंग एक सीक्वेंस में काम करते हैं। सीक्वेंस कहने का मतलब कि उनका एक अपना मैकेनिज्म होता है, उनका अपना एक क्रिया विधि होता है। ऐसा नहीं है कि हमने सांस लिया और सांस लेते ही डायरेक्ट फेफड़ा तक पहुंच गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपने श्वसन मार्ग में अच्छे ढंग से समझा था कि श्वसन जब भी हम करते हैं, यानी कि जब हम ब्रीदिंग की कंसेप्ट, ब्रीदिंग वाली जो हम एयर लेते हैं, तो उस समय क्या होता है, तो नाक से यानी नोस्ट्रिल से वायु प्रवेश करता है और जाता है फेफड़ा तक। तो इसके बीच में आप देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्गन्स इसमें भाग ले रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स इसमें भाग लेते हैं। तो जब सभी ऑर्गन्स भाग लेने वाले हैं, उन सभी ऑर्गन्स के समूह को हम एक तंत्र कहते हैं। रेस्पिरेशन में भाग लेने वाले वे सभी अंगों का एक समूह होता है, जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप ध्यान रखेंगे इसके क्रम को, कि कौन कौन से क्रम, यानी सबसे पहले कौन सा अंग भाग लेता है रेस्पिरेशन में, उसके बाद कौन सा अंग भाग लेता है, उसके बाद कौन सा, ये सभी सीक्वेंस आपको ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हम इस तरीका से बना दें। सबसे पहले आपको नासा छिद्र, नासा छिद्र यानी कि नाक का जो होल है उससे इंटर करेगा वायु, जिसे हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं या नेयर्स भी कह देते हैं। नासा छिद्र से होते हुए जाता है वायु फेरिंग्स के पास, जिसे हम ग्रसनी कहते हैं, जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। तो ये ग्रसनी हो गया। ग्रसनी के बाद, ग्रसनी के बाद वायु जो है हमारा प्रवेश करता है लेरिंग्स के पास, जिसे हम कहते हैं स्वर यंत्र, जिसे हम कहते हैं स्वर यंत्र कहते हैं। स्वर यंत्र से होकर वायु प्रवेश करता है ट्रैकिया के पास। तो अगला ट्रैकिया हो गया, और ट्रैकिया के बाद वायु प्रवेश करता है हमारा ब्रोंकाई में, यानी लंग्स में तो प्रवेश करता है, लेकिन लंग्स से ध्यान रखिएगा कि ब्रोंकाई में प्रवेश करता है। लंग्स में ही हमने ब्रोंकाई के बारे में पढ़ाया, ब्रोंकियोलिस के बारे में पढ़ाया और एल्वियोलाई के बारे में पढ़ाया। तो डायरेक्ट आ भी सकता है कि जैसे ट्रैकिया के बाद आप डायरेक्ट फेफड़ा भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट फेफड़ा भी लिख सकते हैं। और फेफड़ा के बाद आप लिखेंगे एक डायफ्राम होता है,
एक डायाफ्राम होता है। तो या तो आपके ऑप्शन में ये सारी चीजें आ जाएंगी कि नसा छिद्र, ग्रसनी, स्वर यंत्र, ट्रैकिया, फेफड़ा और डायाफ्राम ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंग है। लेकिन हो सकता है कि इसके अलावे कुछ और भी आपके ऑप्शन में मिल जाए। जैसे फेफड़ा है तो फेफड़ा डायरेक्ट ना लिखकर उसके अंदर के कुछ जो पार्ट है जिससे मिलकर बना है फेफड़ा उसके सभी नाम लिखे हुए हैं। जैसे ब्रोंकाई लिखा हुआ आ सकता है, ब्रोंकियोलिस लिखा हुआ आ सकता है और हो सकता है कि आपको एल्वियली लिखा हुआ आ सकता है। तो हम यहाँ पर एक और भी लिख दे रहे हैं। ये पहला है और सेकंड नंबर में आपको ध्यान रखना है कि सेकंड नंबर भी आपको नोट करके चलना है। आइए, सबसे पहले यहाँ पर नसा छिद्र है, नसा छिद्र रहेगा ही। उसके बाद हमारा ग्रसनी था जिसे हम फेरिंग्स भी कहते हैं। ग्रसनी के बाद ध्यान रखेंगे स्वर यंत्र यानी लेरिंग्स हो गया, स्वर यंत्र। स्वर यंत्र के बाद ट्रैकिया जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं या श्वास नली भी कहते हैं। ट्रैकिया के बाद अगर हम बात करें तो अब डायरेक्ट हम फेफड़ा नहीं लिख रहे हैं। फेफड़ा के आंतरिक जो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर वाले जो भी अंग है उसको हम अंग नाम देकर चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, या अंदर की जो हिस्सा है जो भाग ले रहे हैं श्वसन में। तो ट्रैकिया के बाद देखेंगे तो ट्रैकिया दो भागों में बट जाती है, दो फेफड़ा है तो दो भागों में बट जाती है जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया के बाद आपको लिखा हुआ आ सकता है ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद आप ध्यान रखेंगे कि यही ब्रोंकाई जो है और भी छोटे छोटे ब्रांचेज में बट जाते हैं। हमने फेफड़ा वाली जब आपको डायग्राम बनाकर सिखलाया था उसमें सारे चीज हमने चर्चा की थी कि ब्रोंकाई के बाद आपको छोटे छोटे ब्रोंकियोलिस देखने को मिलते हैं। तो ब्रोंकियोलिस हो गए, और ब्रोंकियोलिस के बाद आप ध्यान रखेंगे एल्वियोलाई होता है, तो एल्वियोलाई हम लिख देते हैं। और एल्वियोलाई के बाद अगर हम बात करें तो अंत में आता है डायाफ्राम, तो हम इधर लिख देते हैं डायाफ्राम। तो ये सभी मिलकर श्वसन में भाग लेते हैं, ये सभी अंग श्वसन में भाग लेते हैं, तो इनका एक समूह कहलाता है श्वसन तंत्र। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गए होंगे और ये सबका कार्य आपको हमने पढ़ा दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं फेफड़ा के बारे में। फेफड़ा के बारे में आपको बहुत सारी चीजें को समझना होगा। आइए, तो अब हेडिंग डाल लेंगे आप लंग्स। लंग्स की अगर हम बात करें तो लंग्स की स्थिति जानना बहुत जरूरी है कि लंग्स होते कहाँ पर है। अगर हम अपने शरीर की अगर एक बनावट बनाएं, अगर शरीर की एक चित्र हम बनाएं तो आपने देखा, चल पहले बना लेते हैं। आइए स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि हम फेफड़ा की स्थिति अगर जानने के प्रयास करें कि फेफड़ा हमारे अंदर कहाँ पर है, तो हमारा शरीर अगर इस कंधे की बात करें तो कंधे से लेकर इस कमर तक के बीच में, कंधे से लेकर कमर तक के बीच में पूरी तरीका से खाली जगह है, और उसी खाली जगह में फेफड़ा भी है, लीवर भी है, किडनी भी है, इन सारे ऑर्गन्स अवस्थित हैं। तो जिस खाली जगह में अवस्थित होता है उसे हम कहते हैं कैविटी, उसे हम कहते हैं कैविटी के नाम से जानते हैं। जब भी आपको हम कैविटी कहें या हम स्पेस कहें तो इसका अर्थ है कि खाली जगह है, यानी हमारे शरीर में एक टंकी की तरह ये पूरी तरीका से टंकी है, खाली जगह है।
तो कंधे से अगर नीचे वाले रीजन को देखा जाए तो इस रीजन को हम कहते हैं थोरैसिक रीजन। इस रीजन को हम कहते हैं थोरैसिक रीजन, और थोरैसिक रीजन का अर्थ होता है वक्ष गुहा। थोरैसिक रीजन कह दीजिए या थोरैसिक कैविटी कह दीजिए, यानी वक्ष गुहा है। इसके बाद अगर इस वाली गुहा को हम देखें तो ये वाली गुहा हमारा कहलाता है उदर गुहा। उदर गुहा। और यहाँ पर एक गुहा हमें दिखाई देते हैं जिसे हम कहते हैं पेल्विक गुहा। पेल्विक गुहा जब हम पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र में, तो वहां पर आपको ये समझाए जाएंगे कि प्रजनन तंत्र में जितने सारे ऑर्गन्स होते हैं ये पेल्विक रीजन में ही अवस्थित होते हैं। उदर गुहा हमने पढ़ लिया है। कहाँ पर? तो आप कहेंगे कि जब हमने डाइजेशन पढ़ा था, यानी ह्यूमन डाइजेशन जब हम पढ़ रहे थे तो उदर गुहा के बारे में अच्छे ढंग से पढ़ लिया था। तो हमें पढ़ना है वक्ष गुहा। अब इसी वक्ष गुहा को देखा जाए तो इस वक्ष गुहा और उदर गुहा के बीच में एक ऑर्गन्स मौजूद होते, एक मांसपेशिया मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। तो इसका नाम है डायाफ्राम। डायाफ्राम। ये सारे आगे चल के आपको समझ में आएंगे कि इसका महत्व है, इसी वजह से हम बता रहे हैं कि ये डायफ्राम है कहाँ पर। पहले आप समझ जाइए कि कहाँ पर इसका लोकेशन है, कौन कौन जगह पर ये अवस्थित है। अब इसी वक्ष गुहा में हमारा स्थित होता है फेफड़ा। तो अब हम फेफड़ा यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए, हमने एक छोटा सा चित्र बनाया फेफड़ा का। तो ये फेफड़ा अवस्थित होता है हमारे वक्ष गुहा में। अब इस वक्ष गुहा को हम चाह रहे हैं थोड़ा सा ऊपर से कट लगाने का। वक्ष गुहा को हम चाह रहे हैं कि कट लगाएं। ये है हमारा वक्ष गुहा। ये है हमारा वक्ष गुहा। अब इस वक्ष गुहा को अगर हम कट लगाते हैं तो ऊपर से काट के हम अंदर की ओर झांकने का प्रयास करेंगे। ऊपर से हम इसको कट लगाना चाह रहे हैं और कट लगा के उसके अंदर झांकना चाह रहे हैं, तब हमें किस प्रकार से ये हमारा फेफड़ा दिखाई देगा। देखिए, जब हमने कट लगाया तो इस तरीका से हमें कुछ दिखाई पड़ेंगे। हमने जब थोरैसिक रीजन को ऊपर से काटा तो काट के हम जब झांकते हैं तो हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें दिखाई पड़ती है उसको समझते हैं। देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बाहर में, इसके यहाँ पर, इसके अंदर में, और शिट, फेफड़ा जो होता है वो दो लेयर से घिरे होते हैं।
फेफड़ा दो लेयर से घिरे होते हैं। एक ये लेयर है और एक यहाँ पर लेयर मौजूद होता है। यहाँ पर दो लेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक फेफड़ा के पास और एक आपको दिखाई दे रहा है थोरैसिक रीजन के। हालांकि ये थोरैसिक रीजन के अंदर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम कहते हैं प्लूरा झिल्ली, प्लूरा मेम्ब्रेन कह दे दीजिए, प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं, इसका हम नाम देते हैं पेराइटल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा मेम्ब्रेन, पेराइटल प्लूरा मेम्ब्रेन। कभी भी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि फेफड़ा कितने झिल्ली से घिरे होते हैं तो दो झिल्ली से घिरे होते हैं। सबसे बाहरी जो झिल्ली होता है उसे हम कहते हैं पेराइटल प्लूरा और जो आंतरिक झिल्ली है उसे हम कहते हैं प्लूरा झिल्ली। बात क्लियर है? अब इन दोनों झिल्ली के बीच में कुछ द्रव्य मौजूद होते हैं, इनके बीच कुछ द्रव्य भरे होते हैं जिसे हम कहते हैं म्यूकस द्रव्य, जिसे हम कहते हैं म्यूकस द्रव्य कहते हैं। इसका नाम है म्यूकस द्रव। म्यूकस द्रव का काम क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो ये फेफड़ा ऊपर की ओर फैलता है और फिर पिचक जाता है। तो इसके फूलने और पचकने के बीच में कुछ घर्षण होते हैं, फूलने और पचकने के बीच में कुछ घर्षण हमें महसूस होते हैं। तो उस घर्षण को कम करने के लिए यहाँ पर एक द्रव मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं म्यूकस द्रव। तो इस म्यूकस द्रव का कार्य क्या होता है? तो घर्षण को कम करना, इस बात को ध्यान रखेंगे। घर्षण कम करना इसका कार्य होता है, घर्षण को कम करना इसका कार्य होता है। क्या ये इतनी बात समझ में आया आपको? क्या ये इतनी बात समझ में आ गया? चल, अब इसे और भी अगर हम देखें ध्यान से, अगर और भी समझते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो हम देख रहे हैं ऊपर से झांक कर देख रहे हैं। जब हम सामने से देखेंगे तो फेफड़ा एक पिंजरे में छिपा हुआ है। फेफड़ा जो है एक पिंजरा में पैक है, छिपा हुआ है। जैसे ये फेफड़ा है, मान लीजिए कि ये फेफड़ा है, तो इस फेफड़े को अगर हम बात करें तो ये फेफड़ा इस तरीका से, इस तरीका से पूरी तरीका से प्रोटेक्ट है। ये फेफड़ा है, एक फेफड़ा हमने लिया और ये फेफड़ा जो है इस तरीका के पिंजरा में प्रोटेक्ट है, जिसे हम कहते हैं रिब्स केज। रिब्स का अर्थ होता है पसली और केज का अर्थ होता है हमारा पिंजरा। यानी कि पसलियों के पिंजरों के बीच में ये फंसा हुआ है और ये पसलियां ही इस फेफड़े को पूरी तरीका से प्रोटेक्ट करके सुरक्षित रखता है। बात समझ गए? तो यहां पर अगर हम देखें चल, ये दूसरा जगह हम बना लेते हैं। आइए, अब इस फेफड़े की अगर हम बात करें तो फेफड़ा है पूरी तरीका से मांसपेशियों का बना हुआ है। ये फेफड़ा जो है पूरी तरीका से मांसपेशियों का बना हुआ है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि फेफड़ा किसका बना हुआ है तो पूरी तरीका से मांसपेशियों का बना हुआ है, पूरी तरीका से मांसपेशियों का बना हुआ है। अब अगले जो हम फिगर बनाते हैं या यहाँ पर आप देखिए, देखो ये हमारा फेफड़ा है, ये फेफड़ा है। ये फेफड़ा पूरी तरीका से किसका बना हुआ है? तो आप कहेंगे मांसपेशियों का बना हुआ है, मांसपेशियों का बना हुआ है। ये नीचे में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये इस तरीका से, ये ही है डायफ्राम, यही है डायफ्राम, ये है डायफ्राम। ये भी मांसपेशियों का ही बना होता है, ये भी मांसपेशियों का ही बना होता है डायफ्राम। इसका कार्य है, इसका भी कुछ कार्य है। और ये क्या है? तो आप कहेंगे डायफ्राम है,
अब इस रिब्स केज, अगर इसको हम फेफड़ा को देखें, लंग्स को देखें, तो ये लंग्स कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे कि पूरी तरीका से रिब्स केज में प्रोटेक्ट है। ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, ये स्टर्नम है। इसको हम कहते हैं कि ये स्टर्नम है। स्टर्नम स्टर्नम को ही हम लोग बोलते हैं टाई बोन, क्योंकि टाई हम लोग यहीं पर पहनते हैं और स्टर्नम जो बोन है उसका स्ट्रक्चर एक टाई की तरह दिखाई देता है, इस वजह से हम इसे टाई बोन के भी नाम से जानते हैं। और ये देखा जाए तो ये आपको दिख रहे हैं, ये रिब्स केज है, पसलियों का पिंजरा है, पसलियों का पिंजरा है। कितने जोड़े पसलियों से प्रोटेक्ट है? तो आप ध्यान रखेंगे कि ये 12 जोड़ी पसलियों से प्रोटेक्ट होता है। 12 जोड़ी पसलियों से प्रोटेक्ट होता है। 12 जोड़ी पसलियों से क्या होते हैं? ये पूरी तरीका से सुरक्षित होते हैं। अच्छा, इसी में यहाँ पर मौजूद होता है हार्ट, यहाँ पर मौजूद होता है हृदय, और हृदय भी पूरी तरीका से मसल्स का बना होता है, और ये भी यहाँ फेफड़ा के ही एकदम सटा हुआ है, फेफड़ा में सटा हुआ होता है। यानी कि फेफड़ा और हृदय पूरी तरीका से रिब्स केज में ही सुरक्षित रहते हैं और पूरी तरीका से ये मांसपेशियों का बना होता है। तो क्या बच्चे, इतनी बातें आपको क्लियर है कि फेफड़ा कहाँ स्थित होता है? रिब्स केज में स्थित होते हैं। कौन से गुहा में? तो आप कहेंगे थोरैसिक गुहा में, थोरैसिक कैविटी में, यानी कि हम कह सकते हैं वक्ष गुहा में। कितने जोड़ी पसलियों से सुरक्षित होते हैं? तो आप कहेंगे 12 जोड़ी पसलियों से सुरक्षित होता है। ठीक है। अब और भी अगर हम फेफड़ा की बात करें तो फेफड़ा दो है, एक है राइट और एक है लेफ्ट में, यानी एक राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट वाली जो फेफड़ा होती है वो थोड़ी सी पतली होती है और लंबी होती है। आप अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर हमने शायद लगा कर लाया है, ये देखिए, यही है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है अस्टर्नम, ये है अस्टर्नम, और यही है हमारा रिब्स केज, यही है रिब्स केज। इस रिब्स केज के बीच में मसल्स मौजूद होते हैं, इस रिब्स केज के बीच में मांसपेशियां मौजूद होता है। यहाँ पर इन सभी के बीच में मांसपेशियां होते हैं। तो इस मांसपेशी का नाम है इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मांसपेशी, इंटरकोस्टल मांसपेशियों से ये पूरी तरीका से रिब्स केज जो है, इनके बीच में क्या भरे हैं? तो आप कहेंगे मांसपेशी भरा हुआ। और कौन सा मांसपेशी है? तो आप कहेंगे इंटरकोस्टल मांसपेशियां मौजूद होता है। अब यही जो है पूरी तरीका से किसको प्रोटेक्ट करके रखा है? तो आप कहेंगे फेफड़ा को। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरी तरीका से ये क्या है? तो आप कहेंगे राइट लंग्स है और ये लेफ्ट लंग्स है। अब इन दोनों के बीच में देखा जाए तो यही हमारा है हृदय, यही है हृदय, यानी हार्ट यहीं पर मौजूद होता है। तो इन दोनों को प्रोटेक्ट करता है। और ये जो है आपका मांसपेशियों का बना हुआ डायाफ्राम है, ये हमारा डायाफ्राम है। तो ये डायाफ्राम हो गया। ठीक है। चल, अब अगर देखा जाए तो हमने लंग्स को बनाया, लंग्स में अगर देख पा रहे हैं तो एक राइट है और एक लेफ्ट में है, एक राइट में स्थित है और एक लेफ्ट में स्थित है। लेफ्ट वाले में अगर देखा जाए तो इनमें दो भाग हैं, लेफ्ट वाले दो भागों में बटा हुआ है। एक तो ये आपको दिख रहा है और एक आपको इस तरीका का दूसरा दिख रहा है। इस दो भाग को हम कहते हैं लोब्स, दो भाग को कहते हैं लोब्स कहते हैं, यानी एक ये लोब्स है और एक ये लोब्स है, यानी लोब्स को हम चेम्बर भी कह देते हैं, चेम्बर भी इसका नाम आप कह सकते हो। यानी कि दो लोब्स में बटे होते हैं। हमारा लेफ्ट वाला जो लंग्स है उसके दो हिस्सा है,
और राइट वाले जो लंग्स हैं वो 3 हिस्सों में बँटे होते हैं, यानी 3 लोब्स मौजूद हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ये एक लोब्स हो गया, एक ये लोब्स हो गया और एक ये आपको लोब्स दिखाई पड़ रहा होगा। तो 1, 2, 3, 1, 2। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि फेफड़े में कुल मिलाकर 5 लोब्स मौजूद हैं। 3 लोब्स राइट वाले लंग्स में हैं और 2 लोब्स हमारे लेफ्ट वाले लंग्स में हैं। अब अगर ध्यान से और भी आप देखें, तो आपको लेफ्ट वाले लंग्स जो है, आपको पतले दिखाई पड़ रहे होंगे। ये थोड़ा-सा पतली है। पतली है तो थोड़ी-सी लंबी भी आपको दिख रही होगी। तो पतली के साथ-साथ लंबी भी है, ठीक है? इसी तरीक़ा से अगर राइट लंग्स की हम बात करें, तो राइट लंग्स थोड़ी-सी चौड़ी है, थोड़ी-सी चौड़ी है और चौड़ी होने के साथ-साथ ये थोड़ी-सी छोटी भी है। यानी कि लेफ्ट लंग्स की अगर तुलना में देखा जाए, तो राइट लंग्स जो है हमारा छोटा है। लेफ्ट लंग्स की तुलना में अगर देखा जाए, तो राइट लंग्स जो है थोड़ी-सी छोटी है और चौड़ी है और लेफ्ट वाली जो लंग्स है, वो पतली है और साथ ही साथ थोड़ी-सी लंबी भी है। तो क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गया? क्या इतनी बातें समझ में आ गया? तो ये सारे के सारे चीज़ हमने फेफड़े के बारे में पढ़ा दिया। बोलिए, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। तो अब हमें पढ़ना है, हमने फेफड़ा के बारे में अच्छी तरीक़ा से समझ गया। अगर फेफड़े की कलर पूछा जाए, तो पिंक कलर का होता है, पूरी तरीक़ा से मांसपेशियों का बना होता है, वक्ष गुहा में स्थित होता है। वक्ष गुहा में ये प्रोटेक्ट किससे होता है? तो रिब्स कैसे होता है? कितनी जोड़ी पसलियों से? तो आप कहेंगे 12 जोड़ी पसलियों से। हाँ, एक और भी आप ध्यान दें कि ये रिब्स केज जो होता है, आगे से जुड़ा होता है अस्टर्नम से। यहाँ पर जुड़े होते हैं अस्टर्नम से, यानी रिब्स केज जो है आगे से जुड़े होते हैं अस्टर्नम से और पीछे जाकर जुड़े होते हैं वर्टिब्रल कॉलम से, यानी कि कशेरुक की डंड से, या आप जिसे बैकबोन भी कहते हैं। तो आगे से अस्टर्नम से जुड़ा है और पीछे जाकर बैकबोन से जुड़े होते हैं। ये हमारा रिब्स केज की हर जो हड्डी है। कितने पेयर्स हैं? तो आप कहेंगे 12 पेयर्स मौजूद होते हैं। चल, अब हम श्वसन के मूल्य टॉपिक पर आते हैं। आपने पढ़ लिया श्वसन मार्ग के बारे में, आपने पढ़ा श्वसन तंत्र के बारे में और फेफड़ा के बारे में भी आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं श्वसन के बारे में। देखिए, अगर श्वसन की हम शुरू से चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें हमने कहा कि श्वसन 2 भागों में बँटा हुआ है। एक भाग हमारा कहलाता है ब्रीदिंग और एक भाग कहलाता है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी कि रेस्पिरेशन अगर देखा जाए, तो 2 हिस्सों में बँटकर पूरी क्रिया विधि होती है। एक कहलाता है ब्रीदिंग का क्रिया और एक कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन की क्रिया। तो सेलुलर रेस्पिरेशन की क्रिया हमने हर लेक्चर में बेहतर ढंग से पहले ही कंप्लीट कर लिया है। आपने मछली में रेस्पिरेशन पढ़ा, तो उसमें भी हमने सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ाया। आपने अर्थवर्म पढ़ा, उसमें भी हमने पढ़ाया। आपने टिड्डा के बारे में पढ़ा, ग्रास हॉपर के बारे में, तो वहाँ भी हमने पढ़ाया आपको। आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, तो प्लांट्स रेस्पिरेशन में भी हमने सेलुलर रेस्पिरेशन समझाया। यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है, ये पूरी तरीक़ा से आपके माइंड में बैठ गया होगा। हमें आज पढ़ने हैं ब्रीदिंग के कंसेप्ट। ब्रीदिंग के कंसेप्ट में हमने केवल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि साँस लेना और साँस छोड़ना ही ब्रीदिंग है। साँस लेना ही और साँस छोड़ना ही हमारा ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक है? चल, तो अब हम समझते हैं कि साँस लेना और साँस छोड़ना क्या इतनी आसान है ब्रीदिंग का कंसेप्ट? अरे नहीं, आप जितनी आसान समझते हैं उतनी आसान नहीं है। समझते हैं, देखिए। ब्रीदिंग में क्या होता है? हम वायुमंडल से एयर को अपने अंदर ले जाते हैं और अपने शरीर से अपने शरीर में जो एयर भर गया है, उस एयर को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो यही ब्रीदिंग कहलाता है। अब इस ब्रीदिंग में हम एयर को ऑर्डर देते हैं। हम एयर को ऑर्डर देते हैं। कहते हैं कि एयर मेरे अंदर आ जा। तो कहेगा मैं हम क्यों आएँगे? मैं नहीं आऊँगी।
ऐसा बोलेगा, या मैं नहीं आऊँगा। अब अपने अंदर जो एयर मौजूद है उसको कहेंगे कि बाहर निकलो, तो एयर कहेगा हम नहीं निकलेंगे। यानी एयर जो है पूरी तरीक़ा से ज़िद्दी है, आपके भाई-बहन की तरह। अब आपके भाई-बहन की तरह से थोड़ा-सा एक हम स्टोरी आपको समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आप किसी कमरे में बैठकर पढ़ रहे हो, तो आपका छोटा भाई आया। आपने अपने छोटे भाई से या छोटी बहन से आपने कहा कि बहना, मेरे लिए 1 ग्लास पानी लाके दे दो। तो बहना आपकी कहती है, मैं क्यों दूँ? तो आप कहेंगे, ठीक है, मत दो, समय का इंतज़ार कीजिएगा। तो आप फिर कहेंगे कि अच्छा ठीक है, जाते-जाते फैन को ऑन कर दो या लाइट को ऑन कर दो। तो फिर वो बहना बोलेगी, तू भी तो उठकर आकर ऑन कर सकता है ना स्विच को। तुम भी आकर स्विच को ऑन कर सकते हो, हम क्यों करें? तुम्हें ज़रूरत है तुम करो। तो फिर आप क्या करोगे? आप मम्मी-पापा को आवाज़ लगाओगे। मम्मी या पापा को आप आवाज़ लगाओगे और कहोगे, मम्मी। जब आप पूरी स्टोरी आप उनको सुनाओगे, तब वहाँ से ऑर्डर आएगा कि बेटी ले जाकर पानी दे दो, बेटी ले जाकर पानी दे दो। तो ये काम कैसे हुआ? ऊपर से आपने प्रेशर बनवाया, मम्मी-पापा से आपने प्रेशर बनवाया और प्रेशर बनवाकर आपने अपने काम को निकलवाया। यानी कि आपको जो काम करने थे, वो काम को करवाने के लिए आपने प्रेशर बनाया है। और प्रेशर किससे बनाया? तो अपने मम्मी-पापा से। यही चीज़ होता है एयर के साथ भी, यही चीज़ होता है एयर के साथ भी। एयर को हमने कहा, अब घर से वापस आ जाओ। हमने एयर को कहा कि एयर हमारे अंदर चले जाओ, तो एयर कहा कि हम क्यों जाएँ? हम नहीं जानेंगे। एयर को अपने अंदर से कहें कि बाहर आ जाओ, तो भी कह रहा है कि हम नहीं जाएँगे, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, हमें कहीं नहीं जाना। तो फिर ब्रीदिंग का क्रिया होगा कैसा? ब्रीदिंग का क्रिया कैसे होंगे? तो देखिए, एयर जो होता है, एयर की अगर हम बात करें, हवा की अगर हम बात करें, तो हवा के मूवमेंट के लिए या हवा की टेंडेंसी होती है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करता है। एयर की टेंडेंसी होती है, उसकी गुण होती है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। हमने क्या कहा कि एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। यानी कि हवा को भी अंदर और बाहर जाने के लिए, यानी वायुमंडल से हमारे शरीर के अंदर आने के लिए हवा को क्या चाहिए? हवा है, हवा को चाहिए, हवा की टेंडेंसी है कि जहाँ हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर की ओर गति कर जाएगा। ये हवा की टेंडेंसी होती है। हवा ऐसे नहीं चलते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही गति करता है। तो हवा का प्रेशर बढ़ाया कैसे जाए? अब वायुमंडल में हवा है, तो वायुमंडल में हवा का प्रेशर आप बढ़ा सकते हो। आप ज़रा सोचो, तो वायुमंडल में जो मौजूद एयर है, उस एयर का प्रेशर आप बढ़ा सकते हो? आप कहेंगे, नहीं सर, हम एयर का प्रेशर नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि एयर जो है वायुमंडल में बिखरा हुआ है पूरी तरीक़ा से, उसको प्रेशर कैसे, उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है, प्रेशर अधिक कैसे हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो करना क्या पड़ेगा? तो करना ये पड़ेगा कि हम अपने शरीर के अंदर जो खाली जगह है, जहाँ फेफड़ा स्थित है, यानी सीधी-सी बात समझिए कि हमें अपने फेफड़े का प्रेशर को कम करना होगा और बढ़ाना होगा। यानी कि ब्रीदिंग के कांसेप्ट को समझने के लिए आपको एयर का कांसेप्ट समझना होगा। एयर कहता क्या है? एयर की टेंडेंसी क्या है?
कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करेगा। अब हमारे शरीर में वो ऐसे तो जाएगा नहीं, ऑर्डर दे दिए कि हवा अंदर चले जाओ, जाएगा नहीं। हवा को कह दिए बाहर निकल जाओ, निकलेगा नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। बिल्कुल आपके भाई-बहन की तरह ज़िद्दी है, प्रेशर तो बनाने पड़ेंगे। तो प्रेशर कहाँ बनाएँगे? अपने शरीर के अंदर। हम बाहर के प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते हैं। हमने क्या कहा कि हम अपनी बॉडी के अंदर चेंजेज ला सकते हैं, लेकिन वायुमंडल में हम चेंजेज नहीं ला सकते हैं। वायुमंडल में हम प्रेशर को बढ़ा-घटा नहीं सकते हैं। तो फिर कैसे होंगे? हमारे शरीर के अंदर प्रेशर को बढ़ाना होगा और प्रेशर को घटाना होगा। तो अब सवाल आता है कि प्रेशर को बढ़ाएँगे और घटाएँगे कैसे अपने शरीर के अंदर? अपने शरीर के अंदर प्रेशर को बढ़ाएँगे और घटाएँगे कैसे? तो आइए समझते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं कि हम एक तरफ बना लेते हैं फेफड़ा या सीधी-सी ऐसे समझें। आपने एक नियम पढ़ा होगा आपने एक नियम पढ़ा होगा प्रेशर यानी कि दाब। दाब और आयतन यानी वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दाब और आयतन। ये एक दूसरे के जानी दुश्मन है। ये एक दूसरे के जानी दुश्मन है। जानी दुश्मन कैसे हैं? ये दाब जो है आयतन को देखना नहीं चाहता और आयतन दाब को नहीं देखना चाहता। यानी ये दाब नहीं चाहता है कि आयतन आगे बढ़े और आयतन नहीं चाहता है कि दाब आगे बढ़े। यानी ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। जब दाब बढ़ेगा जब दाब बढ़ेगा जब दाब को हमने बढ़ाया तो आयतन घट जाएगा। आयतन घट जाएगा और जब हम दाब को घटाएंगे दाब को घटाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ जाएगा। आप यहां पर देखें कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है एक दूसरे के बस उल्टा कार्य कर रहा है। एक दूसरे के उल्टा है। एक दूसरे के जानी दुश्मन की तरह बिहेव कर रहे हैं कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का। यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। ये होते हैं प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन। तो हमें प्रेशर को कम या ज़्यादा करना होगा। जब हम साँस लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर एयर जाएगा तो एयर को अंदर जाने के लिए प्रेशर डिफरेंस लाना होगा। प्रेशर का क्या लाना होगा? डिफरेंस। अब प्रेशर डिफरेंस समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने कहा कि ये वायुमंडल है। ये वायुमंडल है और हमने अपने शरीर में बॉडी कहा, ठीक है? लंग्स की बात कर लेते हैं। फेफड़ा। फेफड़ा क्या है? एक खाली चेंबर। फेफड़ा एक खाली चेंबर है जिसमें एयर जाकर भरेगा। वायुमंडल और फेफड़ा के बीच में हमें प्रेशर का अंतर लेना होगा। दाब का अंतर बढ़ाना होगा। दाब के अंतर को घटा बढ़ा कर, ठीक है? दाब के जो अंतर है उनको हम क्या करेंगे? घटाएंगे और बढ़ाएंगे। यानी जब तक प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा किसके बीच में? वायुमंडल और हमारे शरीर के अंदर फेफड़ा के बीच में। इन दोनों के बीच में दबाव का हमें कुछ डिफरेंस रखने होंगे। तब जाकर वायुमंडल से वायु हमारे फेफड़ा में जाएगा। वायु कहाँ पहुंचेगा? फेफड़ा में पहुंचेगा। तो वायु यहाँ आ गया और यहाँ से वायु फिर पहुंचेगा वायुमंडल में।
फिर पहुंचेगा वायुमंडल में। यानी कि जब तक हमारे शरीर में जो लंग्स है और वायुमंडल के बीच में, इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस नहीं बनेंगे, तब तक हमारे शरीर में हमारे लिए ब्रीदिंग का कंसेप्ट नहीं होगा। यानी ब्रीदिंग की क्रिया करने के लिए हमें क्या चाहिए? एयर डिफरेंस चाहिए, एयर प्रेशर का डिफरेंस चाहिए। और वो डिफरेंस हमें कैसे मिलेंगे? तो वॉल्यूम को बढ़ा और घटा कर। वॉल्यूम को क्या करना होगा? बढ़ाना और घटाना होगा। यानी कि जब आपको दाब में यानी प्रेशर में जब आपको अंतर लाना होगा, प्रेशर डिफरेंस कैसे होंगे? तो आप कहेंगे ये प्रेशर डिफरेंस जो होगा वो वॉल्यूम को घटा बढ़ाकर, जब हम वॉल्यूम को घटा दें और बढ़ा दें तब जाके प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। और जब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तो हम सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन यानी वायु हमारे शरीर के अंदर भी जाएगा और हमारे शरीर से वायु बाहर भी निकल जाएगा। किसके कारण? जब हमने वॉल्यूम में चेंज किया तो प्रेशर में चेंज आया, प्रेशर में डिफरेंस आया। और जब प्रेशर में डिफरेंस आया तो हमारे शरीर में जो एयर का मूवमेंट था वो शुरू हो गया। हमारे शरीर में एयर का मूवमेंट शुरू हो गया। क्या इतनी बातें आपको समझ में आया? हम क्या समझाना चाह रहे हैं? हम समझाना चाह रहे हैं कि जब आपको ब्रीदिंग का जो कंसेप्ट इतना सिंपल लगता है कि हम साँस लेते हैं और साँस छोड़ते हैं, तो उसके कुछ मैकेनिज़्म होते हैं, उनकी कुछ क्रियाविधि होती है और उस क्रियाविधि को समझने के लिए हमें ये सारी बातों को समझना होगा। एयर ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर जाता या ऐसे ही हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल जाता एयर, उसके लिए प्रेशर डिफरेंस होना ज़रूरी है। और प्रेशर डिफरेंस होगा कैसे? जब हम वॉल्यूम को घटाएँगे और बढ़ाएँगे तब होगा। अब आपके मन में सवाल चल रहे होंगे कि सर ये वॉल्यूम का बढ़ाना और घटाना ये कैसे हम करेंगे? तो आइए समझते हैं। देखो, वॉल्यूम को घटने और बढ़ने से प्रेशर में क्या डिफरेंस होते हैं ये समझते हैं। देखिए, आपने ऐसा प्रैक्टिकल अवश्य किया होगा। आपने सुबह-सुबह ब्रश किया। आपने सुबह-सुबह जब ब्रश करते हैं तो ब्रश करने पर क्या होता है, आप जब कुल्ली करते हैं तो मुँह में पानी भरते हैं। मुँह में क्या करते हैं? पानी भरते हैं। तो हमारा वॉल्यूम ये पूरा है। ये जितना जो मुख है पूरा है, वॉल्यूम है। जब हम कुल्ली को ऐसे ही पूरे मुख से फेंकते हैं, तो यहीं पर गिर जाएगा कुल्ली, कुल्ला यहीं गिर जाएगा, सब पानी यहीं पर गिर जाएगा, गंदगी यहीं पर गिर जाएगा। या सीधी-सी बात समझो कि जब आप उल्टी करते हो तो पूरे मुख से बाहर निकलता है, तो यहीं गिर जाता है, उल्टी यहीं गिर जाता है। लेकिन आपने देखा है कि जब आप प्रेशर के साथ यानी कि वॉल्यूम को पूरा बंद करते हैं और थोड़ा-सा यहाँ पर चोंच की तरह निकाल कर ऐसे करते हैं, तो क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। यानी जब वॉल्यूम अधिक था, जब पूरे मुख से पूरा से जब हम उल्टी कर रहे थे तो प्रेशर कम था, तो यहीं गिर रहा था। यहीं सारी उल्टियाँ गिर जा रही थी। लेकिन जब हम बंद कर दिए और बंद करके यानी हल्का-सा थोड़ा-सा हम वॉल्यूम को कम किए तो प्रेशर बढ़ जाता है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। आप पाइप का एग्ज़ाम्पल ले लो। आपने देखा होगा कि नल का पाइप, नल के पाइप में क्या होते हैं? नल का पाइप जो है उसके वॉल्यूम होते हैं। नल के पाइप का उसका वॉल्यूम होता है। अब जब ऐसे पकड़े हुए हैं, तो ये पानी यहाँ जाएगा या यहाँ गिरेगा? कुछ दूर गिरेगा। तो इसका वॉल्यूम अधिक है, इसका वॉल्यूम अधिक है। पूरे मुख से यानी कि जितना बड़ा होल है, उन सभी होल से पानी गिर रहे हैं। तो वॉल्यूम अधिक है, तो प्रेशर कम है, यानी कम दूरी तक जाएगा। लेकिन आप जब इसके मुख को बंद करते हैं, आप इसके मुख को बंद करते हैं, तो बंद करने से क्या हुआ? ये आयतन जो है कम गया। आयतन क्या हुआ? कम गया। और जब आयतन कम गया, तो प्रेशर बढ़ गया। आयतन कम हुआ, तो प्रेशर बढ़ गया। तो आयतन को बढ़ा के और घटाकर हम प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गए होंगे कि वॉल्यूम का क्या चक्कर होता है प्रेशर के साथ। कि वॉल्यूम जब हम बढ़ाते घटाते हैं तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा और घटेगा। बात इतने भी समझ गए? चल, अगर इतनी बातें समझ में आ गए तो अब सवाल आता है कि वॉल्यूम को घटाएं बढ़ाएं कैसे?
वॉल्यूम को घटाने बढ़ाने का कहने का अर्थ है कि हमारा जो लंग्स है, हमारा लंग्स जो है, लंग्स ऐसे हैं मान के चलो, और हमने कहा कि एक पिंजरा में कसा हुआ है। पिंजरा में क्या है? चिपका हुआ है। अगर इस पिंजरा को हम थोड़ा-सा फैला दें, इस पिंजरे को हम थोड़ा-सा फैला दें, तो हमारा लंग्स भी फैल जाएगा। बात समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने कहा कि ये जो हमारा लंग्स है, ये लंग्स पूरी तरीक़ा से रिब्स केज में क्या है? जकड़ा हुआ है। रिब्स केज में जकड़ा हुआ है। और हम चाह रहे हैं कि लंग्स का आयतन बढ़ा दें। लंग्स का आयतन बढ़ा दें। यानी लंग्स में जगह हम ज़्यादा कर दें। आयतन बढ़ाने का मतलब है कि उसके स्पेस को हम बढ़ाना चाह रहे हैं। तो लंग्स का अगर हम आयतन बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि ये जो पिंजरा है, इस पिंजरा में थोड़ा-सा मूवमेंट हो। इस पिंजरे में थोड़ा-सा मूवमेंट हो, तो पिंजरा को हम फैलाएँगे। पिंजरा को फैला देंगे। तो जैसे ही पिंजरा फैला, तो ये हमारा फेफड़ा भी फैलेगा। फेफड़ा भी क्या होगा? फैलेगा। यानी कि हम आयतन को बढ़ा और घटा सकते हैं 2 तरीका से। कैसे? आइए देखिए। अगर हमें फेफड़ा का आयतन बढ़ाना है, फेफड़ा का आयतन बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएँगे? कैसे बढ़ाएँगे? तो पहला कि रिब्स केज यानी जो पसलियाँ हैं, और एक है आपका डायाफ्राम, एक है डायाफ्राम। यानी कि पसलियाँ और डायाफ्राम में मूवमेंट लाकर हम वॉल्यूम को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यानी फेफड़े में हमें अगर लाना है, फेफड़े की आयतन बढ़ाना है या घटाना है, तो हम रिब्स केज में और डायफ्राम में मूवमेंट लाकर आयतन को बढ़ा और घटा सकते हैं। और जब आयतन बढ़ेगा, घटेगा, तो हमारे अंदर में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होंगे। किसकी तुलना में? वायुमंडल की तुलना में। तब हम इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन की क्रिया कर सकते हैं। तो रिब्स केज में कैसे? रिब्स केज और डायफ्राम को कैसे? तो अब ये समझिए, ध्यान से देखिए। आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप एक लंबी सांस लो। आप जहाँ बैठकर पढ़ रहे हो, तो बैठकर पढ़ रहे हैं, तो आप एक लंबी सांस लो। आपने लंबी सांस लिया, आपने लंबी सांस लिया। अगर आप लंबी सांस लिए हैं, यानी सांस को जब अंदर ग्रहण किए, तो आप महसूस किए होंगे कि आपका जो ये फेफड़ा है, फेफड़ा फूल रहा होगा। रिब्स केज बाहर, ये जो हड्डियाँ हैं, हड्डियाँ ऊपर की ओर और इधर की ओर, ऊपर और साइड में बाहर की ओर, ऊपर की ओर और साइड में बाहर की ओर फूला होगा, फैला होगा। जब हम सांस लेते हैं, तो ये फेफड़ा, ये जो रिब्स केज है, रिब्स केज ऊपर की ओर और ये बाहर की ओर, यानी रिब्स केज हमारे ऊपर और बाहर की ओर फैलते हैं। क्योंकि रिब्स केज में जो नीचे का है, थोड़ा सा यहाँ पर हम बैक में जाएंगे, देखो देखो, ये रिब्स केज जो है, यहाँ पर आपको दिख पा रहे हैं कि ये रिब्स केज पूरी तरीका से स्टर्नम के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ये रिब्स केज एक दूसरे से ज्वाइंट है यहाँ पर। इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग, फ्लोटिंग रिब्स या फ्लोटिंग बोन्स के, यानी कि तैरने वाला, क्या? तैरने वाला ये पसलियां हैं। यानी ये फ्लोट करते रहते हैं, तैरते हैं। जब हम सांस को लेते हैं, छोड़ते हैं, तो ये तैरते रहता है, यानी कि ऊपर और बाहर की ओर फैलता और सिकुड़ता है। ऊपर और बाहर की ओर फैलता और सिकुड़ता है। क्या इतनी बात समझे? तो हमारा रिब्स केज जो है, हमारा रिब्स केज जो है, इस रिब्स केज में हम क्या लाते हैं?
तो संकुचन, संकुचन और शिथिलन, संकुचन और संकुचन कहने का मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है, और शिथिलन का मतलब कि नॉर्मल हो रहा है, नॉर्मल स्थिति में। संकुचन का अर्थ हुआ सिकुड़ना और शिथिलन का अर्थ हुआ अपनी नॉर्मल स्थिति में आना। इसी तरीका से डायफ्राम भी जो होता है वो संकुचित तो होते हैं, उसमें भी संकुचन और शिथिलन होगा, संकुचन और शिथिलन होंगे। अगर संकुचन और शिथिलन की घटना अगर इसमें हो जाए रिब्स केज में और हमारे डायफ्राम में, तो हम आसानी से एयर डिफरेंस कर सकते हैं, आसानी से हम एयर डिफरेंस बना सकते हैं। बोलिए, एयर प्रेशर का जो डिफरेंस है उसको हम बना सकते हैं। क्या ये बात समझ गए? क्या इतनी बातें आपने समझा? चल, अगर समझ गए तो अब आइए एक और भी चित्र में, एक और भी चित्र में। अब देखिए, अब आते हैं इनहेलेशन पर। इनहेलेशन कह दीजिए या इंस्पिरेशन कह दीजिए, या इसी को आप प्रश्वास भी कह दीजिए, इसी को आप निश्वसन भी कह दीजिए, इसी को आप सांस लेना भी कह दीजिए। ये सब एक ही बात है, इसमें किसी भी प्रकार से बच्चे को कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। इनहेलेशन कहिए, इंस्पिरेशन कह दीजिए, निश्वसन कह दीजिए, प्रश्वास कह दीजिए या सांस लेना कह दीजिए, ये सभी एक ही चीज़ है। यानी कि ब्रीदिंग में भी दो कंसेप्ट हमें पढ़ने होते हैं, एक पढ़ना होता है इनहेलेशन का और एक पढ़ना होता है एक्सहेलेशन का। यानी सांस लेने और सांस छोड़ने दोनों हमें मैकेनिज्म को पढ़ना होगा, क्रियाविधि को समझना होगा। तो देखिए, इनहेलेशन में क्या होता है, इनहेलेशन की अगर हम बात करें तो हम एक बना लेते हैं सबसे पहले फेफड़ा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा।
आइए, हमने फेफड़ा बनाया, ठीक है? हमें इनहेलेशन का क्रिया विधि पढ़ना है कि इनहेलेशन में क्या होते हैं। देखो, हमने वायुमंडल से, यहां पर वायुमंडल है, ठीक है? वायुमंडल में मौजूद है एयर, वायुमंडल में मौजूद है एयर। यहां पर एयर का प्रेशर, यहां पर एयर प्रेशर, और इस फेफड़े के एयर प्रेशर में हमें क्या करना होगा? तो हमें डिफरेंस क्रिएट करना होगा। हमें क्या करने होंगे? डिफरेंस क्रिएट करना होगा। हमने अभी कहा है कि एयर का टेंडेंसी क्या होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगा। अब यहाँ पर एयर का जो जो हमारे वायुमंडल में एयर का प्रेशर है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, ये हमारा फिक्स है। वायुमंडल में जो हमारा एयर का प्रेशर और वॉल्यूम है, प्रेशर और वॉल्यूम है, उसको हम नहीं चेंज कर सकते। तो चेंज कहाँ का करना होगा? अपने अंदर के, यानी फेफड़े के एयर में जो प्रेशर है, एयर का प्रेशर है, उसको हम चेंज करेंगे, वॉल्यूम को चेंज। जब हम वॉल्यूम चेंज करेंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। होगा या नहीं? अब हम सांस लेते हैं तो वायु हमारे शरीर के अंदर आना चाहिए, शरीर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। प्रवेश कैसे करेगा? प्रवेश कैसे करेगा? देखो, ये जो हमारा रिब्स केज है, ये हमारा रिब्स केज, रिब्स केज में हम क्या करेंगे? मूवमेंट लाते हैं। क्या लाते हैं? मूवमेंट लाते हैं। रिब्स केज बाहर की ओर गति करेगा। रिब्स केज बाहर और ऊपर, बाहर और ऊपर की ओर गति करेगा। गति करेगा। इसी तरीका से अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर मौजूद होता है डायफ्राम, यहां पर मौजूद है मांसपेशियों का डायफ्राम। हालांकि डायफ्राम जो होता है इस तरीका का होता है, डायफ्राम इस तरीका के होते हैं, ठीक है? तो ये है हमारा डायफ्राम, ये है डायफ्राम। रिब्स केज को बाहर और ऊपर की ओर गति करवाएंगे, और ये जो हमारा रिब्स केज है, रिब्स केज को हम नीचे की ओर गति करवाते हैं, नीचे की ओर गति। यानी कि अगर हमारे फेफड़ा का वॉल्यूम बढ़ाना है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं कि फेफड़ा का हमें वॉल्यूम चेंज करना है। फेफड़ा का हमें वॉल्यूम चेंज करना है। जब हम वॉल्यूम चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, यानी वॉल्यूम को हम बढ़ाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना होगा? एयर का प्रेशर यहाँ पर एयर का प्रेशर को हम बदल नहीं सकते, तो हमारे अंदर फेफड़े के अंदर के प्रेशर को हमें चेंज करना होगा। तो प्रेशर को चेंज करने के लिए अब यहाँ पर प्रेशर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, यानी वायुमंडल में एयर का प्रेशर हाई होना चाहिए, और हमारे फेफड़ा में एयर प्रेशर कम होना चाहिए। एयर का प्रेशर क्या होना चाहिए? कम। जब वायुमंडल में एयर का प्रेशर अधिक होगा, हमारे फेफड़े का एयर प्रेशर कम होगा, तो एयर कहेगा, वायु कहेगा, अरे यार अब तो हमसे रहा नहीं जाता। अब क्या कहेगा एयर? एयर कहेगा कि ओ यार अब रहे नहीं जाते। तो एयर क्या करेगा? एयर धीरे धीरे सिली सिली पहुंचेगा हमारे फेफड़ा में। कहाँ पहुंचेंगे? हमारे फेफड़ा में पहुंचेंगे। लेकिन फेफड़ा में पहुंचने से पहले हमें लाना होगा क्या? तो आप कहेंगे
कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना होगा और वो कैसे? तो वॉल्यूम को घटाकर और बढ़ाकर। तो यहाँ प्रेशर अगर कम करना है तो हम वॉल्यूम को क्या करेंगे? वॉल्यूम चेंज करेंगे और वॉल्यूम चेंज करने का मतलब है कि वॉल्यूम को हम बढ़ाएँगे। वॉल्यूम को हम लोग क्या करेंगे? बढ़ाएँगे। तो वॉल्यूम को कैसे बढ़ाएँगे? जब रिब्स केज को हम फैला दें, रिब्स केज को फैला दें या आप कह सकते हैं थोरैसिक रीजन में जो स्थित है रिब्स केज और डायफ्राम, इन दोनों में क्या कर दें? मूवमेंट ला दें। इसमें रिब्स केज में मूवमेंट क्या होना चाहिए? बाहर की ओर। यानी जब आप साँस लेते हैं तो रिब्स केज बाहर की ओर और ऊपर की ओर फूलता है। तो फूलने से क्या हुआ? जैसे देखो, ये हमारा फेफड़ा है और ये पूरी तरीक़ा से रिब्स केज है। ये फेफड़ा और ये रिब्स केज। रिब्स केज को हम क्या कर रहे हैं? बाहर की ओर, तो ये बाहर हो गया। ये क्या हो गया? बाहर। और ऊपर की ओर यानी ऐसे। बाहर की ओर भी और ऊपर की ओर भी। बात समझे? बाहर की ओर भी और ऊपर की ओर भी। जब हम इसको बढ़ाएँगे, इसमें मूवमेंट लाएँगे रिब्स केज में, तो ऑटोमैटिक इसमें क्या होंगे? फेफड़ा में भी वॉल्यूम बढ़ेगा। फेफड़ा में भी वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो जब फेफड़ा में वॉल्यूम बढ़ा, तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो गए? कम हो गए। जैसे ही हमने वॉल्यूम को बढ़ाया, तो प्रेशर कम हो गया। तो प्रेशर हमारे लंग्स में कम हो गए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वायुमंडल में प्रेशर अधिक हो गया। लंग्स की तुलना में लंग्स की तुलना में यहाँ पर प्रेशर अधिक हो गया। तो एयर कहाँ पहुँच गया? तो आप कहेंगे फेफड़ा में। तो इसी घटना को हम कहते हैं इन्हेलेशन। इसी घटना को कहते हैं इन्हेलेशन। अगर आप इन्हेलेशन समझ गए, तो अब आप एक्सहेलेशन भी समझ जाएँगे। बात क्लियर है? अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आया, तो आप लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिए। ठीक है? अगली हम बात करते हैं एक्सहेलेशन की या एक्सपीरेशन की या उच्छ्वास की या निःश्वसन या आप कह सकते हैं इसे साँस छोड़ना। ये सब एक ही बात है। हमने कुछ अलग नहीं लिखा है। तो अब इसके बारे में समझते हैं। फिर वही चीज़, हमें फेफड़ा बनाना होगा।
एक्जेलेशन में क्या होगा, अब इस बात को समझते हैं। इनहेलेशन का जस्ट उल्टा, इनहेलेशन का जस्ट उल्टा। अब अगर इनहेलेशन आपको समझ में आ गया, सांस लेना समझ में आ गया, तो सांस छोड़ना भी आपके लिए इजी हो गया। सांस छोड़ने में क्या होगा, अब देखा जाए तो यहाँ पर एयर का जो डिफरेंस था, एयर डिफरेंस जो थे, या एयर प्रेशर कह दीजिए, ठीक है, एयर प्रेशर, और यहाँ लंग्स की एयर प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। इन दोनों में क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। इन दोनों में क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। लेकिन अब हमारे फेफड़े से क्या करना है, एयर को बाहर निकालना है। अब हमारा फेफड़ा क्या था, यहाँ पर हमारा जो फेफड़ा था, रिब्स केज यहाँ पर है, फेफड़ा यहाँ पर है, रिब्स केज यहाँ है और फेफड़ा यहाँ है। अब हम चाह रहे हैं कि इस फेफड़ा में जो एयर है, इस फेफड़ा में जो एयर है, तो फेफड़ा का वॉल्यूम कम जाए, फेफड़ा का वॉल्यूम कम हो। बात समझे, हमने क्या है, जैसे एयर इसमें आया था, तो एयर आने पर रिब्स केज भी फैला था और हमारा फेफड़ा भी फैला था। तो अब हम फेफड़ा का क्या चाह रहे हैं कि फेफड़ा का जो आयतन है वो कम हो जाए। आयतन कम करने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो हम चाहेंगे कि ये पसलियां जो है, पसलियां आकर धीरे धीरे इस पर चिपक जाए, पसलियां आकर इस पर चिपक जाए। जैसे ही चिपकेगा तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, अधिक हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। तो वॉल्यूम कम होने के लिए हम, वॉल्यूम जैसे ही कम होंगे तो प्रेशर क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। तो हमें लंग्स का जो वॉल्यूम है, लंग्स का जो वॉल्यूम है वो हम क्या करेंगे, कम करेंगे। जैसे ही यहाँ पर कम हुआ, कैसे कम होगा, तो ये जो डायफ्राम था, ये डायफ्राम जो हमारा था, ये डायफ्राम कहाँ था, नीचे की ओर, डायफ्राम था नीचे की ओर। तो अब ये डायफ्राम को ऊपर की ओर जाना होगा। डायफ्राम कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। जो रिब्स केज था, ये रिब्स केज अंदर की ओर गति करेगा। जब हम सांस लिए थे तो ऊपर की ओर और बाहर की ओर फैला था। अब ये क्या होगा, नीचे की ओर और अंदर की ओर गति करेगा। तो रिब्स केज जो है, रिब्स केज नीचे और अंदर की ओर गति करेगा। जैसे ही ये दोनों गति करेंगे, रिब्स केज नीचे की ओर, नीचे की ओर कहने का मतलब है कि अंदर की ओर, नीचे कहने में जैसे ऊपर आया था तो नीचे जाएगा, तो नीचे और बाहर था यानी ऐसे फैला था तो अंदर की ओर गति करेगा। तो गति करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। डायफ्राम भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। डायफ्राम भी ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम कम होंगे। और जैसे ही वॉल्यूम कम हुआ, जैसे ही वॉल्यूम कम हुआ तो एयर का प्रेशर बढ़ गया। एयर का प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। किसकी तुलना में, तो वायुमंडल में जो एयर का प्रेशर है उसकी तुलना में। अब यहाँ पर वायुमंडल में जो एयर का प्रेशर है यहाँ पर कम हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया। वायुमंडल में प्रेशर कम हो गया और हमारे फेफड़े के अंदर प्रेशर बढ़ गया। तो जो फेफड़ा के अंदर जो एयर मौजूद था, जिसको हम ऑर्डर दे रहे थे कि एयर बाहर निकल जा, तो एयर निकल नहीं रहा था। कह रहा था हम क्यों जाएं, हम जहां हैं वहीं रहेंगे। लेकिन अब एयर के साथ मजबूरी है कि अब वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर हाई हो गया और यहाँ पर प्रेशर लो हो गए। तो एयर की टेंडेंसी है कि एयर में मूवमेंट कब होते हैं, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर बन जाए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर बन जाए। तो यहाँ का जो एयर है, इसमें जो मौजूद एयर है, अब ये एयर, एयर निकलेगा और निकलकर बाहर की ओर चला जाएगा वायुमंडल में। तो इसी क्रियाविधि को हम कहते हैं एक्जेलेशन, या आप कह सकते हैं उच्छ्वास या निःश्वसन। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गए होंगे, ये कंसेप्ट पूरी तरीका से क्लियर हो गया होगा कि इनहेलेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, क्रियाविधि क्या होते हैं, और एक्जेलेशन का क्रियाविधि क्या होता है, कैसे हमारे शरीर के अंदर हवा प्रवेश करता है और कैसे हमारे शरीर से एयर बाहर निकलता है। ये पूरी तरीका से आपके दिमाग में बैठ गया होगा।
चलिए, तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए, तो हमने एयर अपने अंदर भी लाया और अपने शरीर से बाहर भी कर दिया। इतनी बातें समझ गए। तो अब हम थोड़ी सी समझते हैं रेस्पिरेशन की घटना को, कि आखिरकार रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन हमें चाहिए। आखिरकार हमें रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? तो आप कहेंगे कि ये ऑक्सीजन जाएंगे सेल के पास। तो सेलुलर रेस्पिरेशन तो हमने समझा है, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो हमने पूरी चीज नहीं पढ़ा है। अभी हमने ऑक्सीजन को छांटा ही नहीं है। तो अब ऑक्सीजन को छांटेंगे और सेल तक पहुंचाएंगे, उसके बाद हम लोगों की क्लास समाप्त हो जाएगी, रेस्पिरेशन की पूरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। आइए फिर से हम बनाते हैं। एक फेफड़ा तो हमारा बनाना बनता है, क्योंकि आपको हर चीज समझाने हैं हमें। चल, तो आइए अब समझते हैं हम लोग कि किस प्रकार से ये एयर में से ऑक्सीजन छनते हैं, यानी कि गैसों का एक्सचेंज होता है, और ऑक्सीजन हमारे सेल तक पहुंचने में कहाँ किस प्रकार से सेल तक पहुंचते हैं, ये सारी चीजों को समझते हैं। देखिए, आपने पढ़ा कि इनहेलेशन में क्या होते हैं, ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर आया, ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर आया,
यानी ट्रैकिया में पहुंचा, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में पहुंचा, अब ब्रोंकाई से होते हुए ब्रोंकियोलिस में गया और ब्रोंकियोलिस से होते हुए ये एयर जो है पहुंचे हमारे एल्वियली के पास। इसे हम क्या नाम देते हैं? एल्वियली कहते हैं। तो ये हमने एल्वियली बनाया। एल्वियली में पूरी तरीका से एयर मौजूद है। हमने अभी एयर कहा है, किसी भी प्रकार से अभी ऑक्सीजन ना तो कार्बन डाइऑक्साइड ना ही नाइट्रोजन का है। हमने कहा है कि वायुमंडल से एयर ग्रहण किया, तो एयर कहाँ पर पहुंचे? एल्वियली के पास। अंततः एल्वियली के पास ये पहुंच गया। अब हम एक एल्वियली का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये एल्वियली जो होता है एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बैलून की तरह हमें दिखाई पड़ते हैं। तो अगर हम एक बैलून बना लें, ये एक बैलून की तरह है जिसे हम नाम दिए, जिसको हम नाम क्या दिए? तो आप कहेंगे एल्वियली। ये एक एल्वियोलस की हम बात करें, एक एल्वियोलस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा है एल्वियोलस या एल्वियोलाई ही आप कह दीजिए। इसमें अगर देखेंगे तो इस तरीका से पतली सी इसके अंदर में, इसके अंदर में इस तरीका से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, यानी मांसपेशियां पाई जाता है जिसे हम कहते हैं एपिथेलियम। एपिथेलियम मांसपेशी, एपिथेलियम मांसपेशी। और कौन सी एपिथेलियम मांसपेशियां होती है? तो स्क्वेमस। ये पूरी तरीका से एक जाली की तरह होता है, नेट दुपट्टा की तरह होता है। अब इसके ऊपर, एल्वियली के ऊपर बहुत सारे हमारे केशिका मौजूद होती है। इस एल्वियली के ऊपर बहुत सारी केशिकाएं मौजूद होती है जो डक्ट की तरह होता है। केशिकाएं एक डक्ट की तरह होता है। तो हम एक केशिका को लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर हम एक केशिका को बनाकर चल रहे हैं। तो इस तरीका से ये मान लीजिए कि हमने एक केशिका बनाया, ये एक केशिका बनाया। यहां पर क्या था? यहां पर एयर थे, यहां पर एयर थे। हमने क्या कहा कि एयर हमने लिया है, तो एयर में क्या क्या मौजूद है? तो ऑक्सीजन भी मौजूद है, नाइट्रोजन भी मौजूद है और कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे फर्स्ट चैप्टर, सबसे फर्स्ट आपको जो लेक्चर हमने पढ़ाया था रेस्पिरेशन में, उसमें समझाया था कि वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं। तो हमने इस एयर में क्या क्या रखा है? क्या क्या है एयर में? तो आप कहेंगे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, और क्या है? तो आप कहेंगे ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एयर में सभी चीज, और भी गैसेस मौजूद है। अब ये एयर में यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, यानी कि यहाँ पर एल्वियली में ऑक्सीजन छनते हैं। ऑक्सीजन क्या होते हैं? छन जाते हैं, और छन कर ये पहुंचता है हमारे केशिका में। अब केशिका में भी पतली झिल्ली जैसा होता है, यहाँ पर भी हम बना देते हैं इस तरीका से। यहाँ पर स्क्वेमस जैसा ही एपिथेलियम मसल्स पाए जाते हैं। इसमें और क्या होता है? तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ब्लड होते हैं, इसमें ब्लड मौजूद है, और ब्लड में मौजूद है हीमोग्लोबिन। ब्लड में मौजूद है हीमोग्लोबिन। ब्लड को हम लाल बना देते हैं। चल, ये हमने ब्लड बनाया, और ब्लड के ऊपर मौजूद होता है, ब्लड में मौजूद होते हैं हीमोग्लोबिन। ब्लड में क्या मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन हम बना दे रहे हैं, येलो कलर का बना दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो हमने हीमोग्लोबिन बना दिया, ब्लड में हीमोग्लोबिन बनाया। बात क्लियर है?
बात क्लियर है? हीमोग्लोबिन हमने बनाया। अब ये ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन की ऐसी टेंडेंसी होती है कि हीमोग्लोबिन जैसे ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को देखेगा, जैसे ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को देखेगा, तो वो तुरंत ऑक्सीजन के अणु को पकड़ लेगा, ऑक्सीजन के अणु को तुरंत अपने ऊपर चिपका लेगा, तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ से ऑक्सीजन आया, अब यहाँ पर ऑक्सीजन के अणु हम दूसरे कलर का बना लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का अणु हमने बनाया इस तरीका का। तो ये ऑक्सीजन जो है, हालांकि ये कार्बन डाइऑक्साइड लग रहा है, कौन सा कलर ले लें? चल, हम ले लेते हैं दूसरे कलर को। आइए, ये हमने ऑक्सीजन के अणु बनाया, ऑक्सीजन भी यहाँ पर है, नाइट्रोजन भी है यहाँ पर। तो नाइट्रोजन के लिए इस कलर को ले लेते हैं, ये हम नाइट्रोजन N2 लिख देते हैं। और इसी में मौजूद है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ कर लेते हैं। अब यहाँ पर हर तरह के गैसेस मौजूद है इस एयर में, इस एयर में हर तरह के गैसेस मौजूद हैं। तो एलवीएलई का कार्य होता है कि एयर में से ऑक्सीजन को छान लेना, ऑक्सीजन को छान लेना। और इसकी जो लेयर होती है ये बिल्कुल पतली होती है, जो एलवीएलई है, एलवीएलई का लेयर बहुत ही पतली होती है। और यहाँ पर जो डक्ट मौजूद है, जिसको हमने केशिका नाम दिया, इस केशिका की भी जो परत होती है पतली होती है, एपिथेलियम मांसपेशियों का दोनों बना होता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन मूव करके पहुंच जाता है ब्लड के पास, ऑक्सीजन मूव करके ब्लड में पहुंच जाता है, और ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ जाकर मिल जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ जाकर मिल जाते हैं। अब ये हीमोग्लोबिन हर कोशिका तक लेकर पहुंच जाएगा। अब ये हीमोग्लोबिन जो है कहाँ तक जाएगा, तो आप कहेंगे कोशिका के पास जाएगा। तो हमने कोशिका के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ाया है, तो अब हम उतना डिटेल आपको नहीं बताने वाले। कोशिका में चला गया, कोशिका में चला गया। तो इस तरीका से ऑक्सीजन जो है कोशिका तक पहुंच जाते हैं, इस तरीका से ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंच जाते हैं जब हम इनहेलेशन का क्रिया करते हैं, यानी जब हम सांस लेते हैं। तो ऑक्सीजन को छानने का कार्य एल्वियली को है, यानी एल्वियली जो है गैसों का एक्सचेंज करता है, एल्वियली जो है गैस का विनिमय करता है, यानी यहीं पर गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन रक्त में गया और रक्त में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ चिपक गया, और चिपक कर क्या हो गया, धीरे धीरे ये सभी अंगों तक, सभी अंगों की कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं और फिर ऊर्जा का निर्माण होता है। लेकिन क्या सर, सवाल यहाँ पर ये आता है कि हमने तो एयर से सभी गैसेस लिए थे, एयर में तो सभी गैस मौजूद थे, तो क्या होता है कि नाइट्रोजन भी हमारे शरीर में जाता है, नाइट्रोजन भी ब्लड के साथ ब्लड में जाता है, लेकिन हीमोग्लोबिन के साथ वो मिल नहीं पाता है, हीमोग्लोबिन के साथ वो मिलकर एक नहीं हो पाता है। इस वजह से जब हम नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं तो नाइट्रोजन फिर जितना लेते हैं उतना ही बाहर भी निकल जाता है, जितना नाइट्रोजन हम लेंगे उतना नाइट्रोजन हमारे शरीर के बाहर निकल जाता है। इस वजह से जो गोताखोर होते हैं, इस वजह से जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि पीठ पर एक सिलेंडर बांध कर चलते हैं, उस सिलेंडर में हीलियम और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सभी गैसों का मिक्सचर होता है। नाइट्रोजन ज़्यादा होते हैं, हीलियम और नाइट्रोजन मिक्स होते हैं, और हीलियम और नाइट्रोजन ही जो है रिएक्ट नहीं करता है, नाइट्रोजन हमारे शरीर के अंदर जाकर रिएक्ट नहीं करता, इस वजह से पूरा पूरा वो बाहर निकल जाता है। बस इतनी सी बात समझे। अब यहाँ पर ऑक्सीजन पहुंच गया कोशिका के पास, तो यहाँ पर
अब ध्यान देना है कि ऑक्सीजन कितना परसेंट हमने लिया था, ऑक्सीजन हमने लिया था 21%, तो यहाँ पर कितना पहुँचा 21%। अब इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ ऊर्जा निर्माण में, इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ ऊर्जा निर्माण में। तो ऑक्सीजन का जब इस्तेमाल हुआ तो ये ऑक्सीजन केवल 4% ही इस्तेमाल होते हैं और 17% पुनः वापस निकल जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीजन जो है पुनः ब्लड में आएगा और ब्लड से होते हुए फिर जाएगा एल्वियली के पास और फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगा 17%, फिर बाहर निकल जाएगा वायुमंडल में 17%। यानी कि ऑक्सीजन जब हम लेते हैं 21%, तो फिर हमारे शरीर में जब हम सांस छोड़ते हैं तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर नहीं निकलता, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन भी निकलते हैं। और कितना परसेंट ऑक्सीजन निकलता है, तो 17% बाहर निकल जाता है। तो 4% का क्या हुआ, ये 4% जो ऑक्सीजन थे यहाँ पर, जो 21% में से, इस 21% में से 17% प्लस 4%, 17% जो है पूरी तरीका से क्या हुआ, बाहर निकल गया। लेकिन 4% का इस्तेमाल हुआ और ये 4% जो है चेंज हो जाता है CO2 में, चेंज हो जाते हैं CO2 में। जब हीट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर यहाँ पर बना कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहाँ जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये ब्लड में आएगा, तो ब्लड के साथ मिलेगा और फिर ये इसी तरीका से पहुंच जाएगा एल्वियली में और एल्वियली से फिर ये बाहर निकल जाएंगे। तो बाहर निकलेंगे कितना, तो लगभग 4.4%, लगभग 4.4% बाहर निकलते हैं। हमने कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लिया था केवल 0.001%, हमने वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%, लेकिन 0.003%, शायद हम कंफ्यूज हैं, यहाँ पर आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। हमारे ख्याल से आई थिंक जो है 0.03% होता है, यानी कि हम वायुमंडल से 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन जब ये हमारे शरीर के अंदर जाता है तो कोशिकाओं में ये 4% जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, क्योंकि मौजूद है कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन ग्लूकोज में है और ऑक्सीजन हमने बाहर से लिया, तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और फिर ये ब्लड से होते हुए यानी हीमोग्लोबिन से मिलकर बाहर निकल जाता है, एल्वियली में एक्सचेंज हुआ। अब क्या सर एक बार में ऑक्सीजन छनेगा और एक बार में कार्बन डाइऑक्साइड? अरे नहीं, ये जो ब्लड है, ब्लड कहता है कि भाई हम डिलीवरी बॉय हैं, भाई हम डिलीवरी बॉय हैं, हमको काम है लाने और ले जाने का, तो हम ऐसे तो नहीं जाएंगे, हम ऐसे तो नहीं जाएंगे। तो ये क्या करता है कि इसी ब्लड में ऑक्सीजन लेता है, इसी ब्लड में ऑक्सीजन लेता है और इसी ब्लड में तुरंत इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ चल गया। अब यहाँ पर और भी बात समझे, देखो यहाँ पर जो घटना घटती है ये विकिरण के माध्यम से होता है, यानी डिफ्यूज होकर, डिफ्यूज में क्या होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगा। यहाँ पर ब्लड में अगर देखा जाए, जो कंसेप्ट हमने पढ़ाया आपको लंग्स में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की क्रिया में, वही चीज यहाँ भी समझे। यहाँ पर क्या हुआ कि ब्लड में ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कम हो गया, ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर अधिक है, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, दाब अधिक है, अधिक ऊपर की ओर करते हैं, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर डिफ्यूज हो जाएगा, विकिरण होगा, क्या होगा, विकिरण होगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हो गया, तो गति कर गया ऑक्सीजन। और यहाँ पर क्या होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होगा, यहाँ पर CO2 अधिक होंगे और यहाँ पर CO2 की मात्रा कम है, एल्वियली में CO2 की मात्रा कम होती है। तो यहाँ पर ब्लड में हाई प्रेशर है और एल्वियली में लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या कर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गति कर जाएगा और इस तरीका से हमारे गैसों का एक्सचेंज होता है
हमारे एल्वियली में। बात समझे। अब आइए इसको हम एक पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि एल्वियली क्या होता है। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एल्वियली है, यही एल्वियली है जो बैलून लाइन आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। अब इसी बैलून लाइक स्ट्रक्चर पर ये पूरी तरीका से आपको केशिका आपको बिछी हुई दिखाई दे रहा होगा। जो ब्लू कलर का है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है और जो रेड कलर का है वो ऑक्सीजन को ले जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला है और ये हमारा ऑक्सीजन वाला है। इस तरीका से पूरा गैसों का एक्सचेंज होता है। यहीं पर गैस क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। गैसों का एक्सचेंज कहां पर, तो आप कहेंगे एल्वियली के पास। हमने एक एल्वियोलाई बनाया, तो ये है एल्वियोलस एक हमने बनाया यहाँ पर, और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि CO2 इसमें जा रहा है और ऑक्सीजन इधर जा रहा है, और यहाँ पर मौजूद है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा ऑक्सीजन और पहुंच जाएगा कोशिका के पास। कोशिका से फिर उठाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को, हीमोग्लोबिन मिलाएगा। यानी हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन जो होते हैं, इसका कार्य ही क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करना। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या करेगा, परिवहन करेगा, यानी लेगा, ले जाएगा और ले आएगा। हीमोग्लोबिन का ये कार्य होता है। ये हमारे ब्लड में पिगमेंट है। ये देखिए, ये हमने एक केशिका बनाया, ये हमारा हीमोग्लोबिन है। इसी में मौजूद है फूड भी। अब ऐसा नहीं कि एक बार फूड जाकर कोशिका के पास पहुंचा हुआ है फिर एक बार जाएगा ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है। साथ साथ हर क्रिया चलते रहते हैं। फूड का डाइजेशन हुआ तो फूड भी इसी ब्लड में घुले हुए हैं, फूड के अणु भी इसी ब्लड में घुले हुए हैं, पानी भी इसी में, हर चीज ब्लड में घुल गया और कोशिका के पास जाकर ऊर्जा का निर्माण करता है। ये देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, टिश्यू से इसमें आएगा, फिर ये जाएगा कहाँ, एल्वियोली के पास, बाहर निकाल देगा एल्वियोली, और ऑक्सीजन वहां से लेकर इसी में मिक्स कर देगा। तो ये सारी चीज हमने पढ़ा दिया, ठीक है। हालांकि ये सारे चीज हमने पढ़ाया तो यही सारे ऑर्गन्स है जो सारे ऑर्गन्स के पास पूरी तरीका से ऑक्सीजन जाते हैं। अब यहाँ पर हमने एक चीज लेकर आया है, तो ध्यान रखिएगा कि जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा में जो गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी गैस एक्सचेंज होकर ब्लड में मिलते हैं, ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, तो डायरेक्ट कोशिका के पास नहीं जाता है, डायरेक्ट सभी अंगों के पास नहीं। सबसे पहले वो जाएगा हमारा हार्ट के पास, सबसे पहले जाता है हार्ट के पास। हमने एक वीडियो डाला हुआ है हार्ट के बारे में, नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। हार्ट के बारे में हमने अच्छे ढंग से समझाया भी है। और फिर यहाँ से ये पूरी तरीका से पंप कर देता है हार्ट और सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। चल, ये पूरी तरीका से यही देखिए, हमने कैविटी भी लाया था, ये हमारा वक्ष गुहा है, ये हमारा उदर गुहा है, और ये हमारा पेल्विक वाला रीजन है। ये सारी चीज हमने पढ़ा दिया। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है, जो हमने पढ़ाया वही चीज, ये सारी चीज लिखे हुए हैं। तो आई थिंक कि आपको पूरी तरीका से समझ में आ गया होगा रेस्पिरेशन, कि ह्यूमन रेस्पिरेशन क्या है। ह्यूमन रेस्पिरेशन में वो कौन कौन सी क्रिया विधि हमें पढ़ने थे, इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन का। इनहेलेशन भी इतना आसान नहीं था, एक्सहेलेशन भी इतनी आसान नहीं थी। जो हमने हर चीज को अच्छे ढंग से ब्रेक करके तोड़ तोड़ के हर बारीकी चीजों को हमने समझाया है। तो अगर आपको अच्छा लगा क्लास, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और इस लेक्चर का जो आपको कंसेप्ट पढ़ाया गया उसका रिवीजन अवश्य करें। चलिए फिर मिलते हैं।